हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। 3 टू टेंगल इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है 3 कंट्रीज़ के आपसी रिश्तों पे। एक तो इंडिया है, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है यूएसए। तो तीनों का रिश्ता मिल करके कैसे टेंगल यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बना रहा है। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और क्विज़ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। 1 वर्ड आ गया, इसमें क्लोज टेस्ट भी मिलेगा आपको और एरर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे 3 टू टेंगल। देखिए, टेंगल नाम के वर्ड को समझो। हिंदी में इसको बोलते हैं नॉट यानी कि गांठ। जब चीज़ें आपस में उलझ जाती है ना, उस उलझी हुई सिचुएशन को या गांठ को बोलते हैं टेंगल। तो वैसे गांठ भी टेंगल है और एक ट्विस्टेड या उलझी हुई सिचुएशन भी टेंगल है। कह रहे 3 मिलकर के टेंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 टू टेंगल हो रहा है और बात हो रही है इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका की। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। टेंगल नाम का वर्ड नोट करें। टाइटल पैराग्राफ में कह रहा है कि द पाकिस्तान फैक्टर शुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज़ क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस। कह रहा है जो पाकिस्तान का फैक्टर है, पाकिस्तान का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज़ को वीकन करना, कमज़ोर बनाना। तो इसको कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए इंडिया के नज़दीकी सिक्योरिटी रिश्तों को, सुरक्षा रिश्तों को, टाइज़ को अमेरिका के साथ यानी कि द यूएस के साथ। आगे बात समझ में। पाकिस्तान फैक्टर आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट अंडरमाइन इसकी वर्ब है। अंडरमाइन नाम का वर्ड आपको कई बार तोड़ के बता चुके हैं। अंडर मतलब नीचे, माइन मतलब सुरंग। आप खड़े हो और आपके नीचे से सुरंग खोद दी जाए तो क्या किया जा रहा है? आपको गिराने का काम किया जा रहा है ना। आपके पांवों तले की ज़मीन हटाई जा रही है। तो अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को गिराने का काम करना, उसको वीक बनाना, कमज़ोर बनाना। इसको वीकन, क्रिपल या डेबिलिटेट भी बोलते हैं। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपाहिज बनाना। अंडरमाइन के जैसा ही इसका मीनिंग निकलता है। चलो अब देखो, ये अंडरमाइन वर्ड से अंडरगर्ड वर्ड को कनेक्ट नहीं करना है। ये अलग वर्ड है, अंडरमाइन अलग वर्ड है। आज अंडरगर्ड को सब लोग अटेम्प्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। इस वर्ड को भी करवा चुके हैं आपको बहुत बार। अंडरगर्ड का क्या मीनिंग होता है डालना सभी इन द कमेंट्स। चलिए आगे बढ़े। अब फटाफट से इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ा जा सके। और उसी के साथ में ये एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक आपको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अब ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं वही चीज़ें प्रमोट करूँगा जो मैं खुद भी यूज़ करूँगा। टेक्स्टबुक की एक ही खूबी है, सारे एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है, अफोर्डेबल। 45,000 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसमें एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पैकेज में सारे एग्जाम्स कंबाइंड है। अब ये पूरा पैकेज 45,000 मॉक टेस्ट का अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ 499 में, 3 साल की वैलिडिटी के साथ 699 में। लेकिन ये प्राइसेस पे नहीं करनी है, आपको यूज़ करना है कूपन कोड YT10। जैसे ही इसको लगाओगे 1 साल का मिलेगा 400 में, 3 साल का मिल जाएगा 560 में। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेक्स्टबुक का, कोड लगा के फ़ायदा जरूर उठाएं। ऑलराइट, वो कैब देख लो फटाफट से। डेबिलिटेट से शुरू होगी, एक्सपेडाइट पे कल हमने ख़त्म किया था। डेबिलिटेट किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को अपाइज बनाना। इसीलिए इसको वीकन, पैरालाइज, होलो आउट, अंडरमाइन, है ना, इम्पेयर, क्रिपल से बताया जाता है। अंडरमाइन वर्ड आप अभी भी आर्टिकल में देख चुके हो, डेबिलिटेट का सिनोनिम है। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई प्रोटेक्टेड हड़तालों ने, स्ट्राइक्स ने कमज़ोर या अपाइज बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। फिर एक वर्ड है डिब्री, इसमें एस साइलेंट है। मैं इसको बोल रहा हूँ डिब्री, डिब्रीज नहीं बोल रहा, डिब्री। डिब्री का मतलब होता है मलबा, रबल या रैकेज, किसी चीज़ का बच्चा कुचा मलबा। सेवरल नेवी शिप्स आर ट्राइंग टू रिकवर द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड प्लेन। नेवी की कई सारी शिप्स जो हैं, नावें जो हैं या जहाज जो हैं, कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने को मलबे को, क्रैश किए हुए प्लेन के। समझ गए इस वर्ड को? डिब्री आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, ब्लॉक मतलब पत्थर। ऐसा पत्थर जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर कर दे, जिससे आप टकरा के लड़खड़ाएं, है ना, आपके रास्ते का रोड़ा हो, उसको बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो रास्ते का रोड़ा समझ गए, इसका मीनिंग हो गया। अब रास्ते के रोड़े के लिए ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, हर्डल, डेटरेंट, हिंड्रेंस, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आप इनमें से एक वर्ड देखेंगे आज,
कौन सा वर्ड आज शायद ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, है ना। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, इनमें से एक वर्ड आर्टिकल में रास्ते के रोड़े के लिए आने वाला है। करप्शन इज़ अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, वो एक सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है भारत की विकास की कहानी का। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग ऐसी चीज़ जो इन होगी, अंदर आएगी और अभी पेंडिंग है। ऐसी चीज़ जो आपके सर पे मंडरा रही है, नियर और सर्टेन है, अप्रोचिंग है, वो कहलाती है इम्पेंडिंग। द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने रखा, हेल्ड किया पार्लेज को, यानी बातचीत को। पार्लेज वर्ड भी कई बार कर चुके हो ना आप। किसी झगड़े को सुलझाने के लिए जो बातचीत की जाती है उसको बोलते हैं पार्लेज। तो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत को होल्ड किया ताकि बचा जा सके, अवॉइड किया जा सके एक ऐसी वॉर को जो नियर एंड सर्टेन है, जो सर पे मंडरा रही है। अब देखो, इम्पेंडिंग के सारे सिनोनिम्स हैं, लूमिंग, फोर्थकमिंग, इमिनेंट। एक फ्रेज होता है इन द ऑफिंग, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। ऑफिंग मतलब नियर फ्यूचर, इन द ऑफिंग मतलब जो चीज़ नियर फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, ये एक नया फ्रेज है, आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है रिस्टोर या रिफिल करना। जैसे आपके पास एक ग्लास है, आपकी ड्रिंक थी, उसमें आपने थोड़ी सी पी ली आधी, अब फिर से आपने उसमें फिर से जो है ड्रिंक मिला दी, है ना, गिलास को फिर से फुल कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, अपने ग्लास को रिप्लेनिश कर रहे हो। समझ में आ रही है चीज़, रिप्लेनिश। अ गुड नाइट स्लीप विल रिप्लेनिश योर एनर्जी लेवल्स। एक रात की अच्छी नींद रिप्लेनिश कर देगी, रिफिल या रिस्टोर कर देगी आपके एनर्जी के लेवल्स को। रिफ्रेश, रिस्टोक या टॉपअप भी रिप्लेनिश के सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड रिप्लेनिश आर्टिकल में आएगा। फिर एक वर्ड है डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है किसी चीज़ को डैम बनाना। डैम का मतलब होता है नम, है ना, गीला। डैम्पन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्करेज करना। इसको पानी गिराने से जोड़ के रखो। कोई आदमी है बहुत जोश में, आपने उसके ऊपर पानी गिरा दिया, मतलब किसी का जोश ठंडा कर दिया, किसी को हम्बल कर दिया, डिस्करेज कर दिया। डैम्पन का मतलब यही होता है। स्पॉइल करना किसी की स्पिरिट को, स्पॉइल स्पिरिट्स। अ ह्यूमिलेटिंग लॉस इन द फाइनल्स हैज़ डैम्पन द मोरल ऑफ द टीम। एक शर्मनाक हार ने फाइनल मैच के अंदर डैम्पन कर दिया है, स्पॉइल स्पिरिट्स कर दिया है टीम के मोरल की, टीम के कॉन्फिडेंस की। मोरल मतलब कॉन्फिडेंस। अब देखो, डैम्पन से ही एक ईडियम भी बनती है, डैम्प स्क्विब। अगर ये वर्ड डैम्पन याद कर रहे हो तो ये ईडियम भी दिमाग में बैठ जाएगी। स्क्विब का मतलब होता है पटाखा, फायर क्रैकर, और डैम्प का मतलब होता है गीला, यानी कि नम। तो गीला पटाखा कैसा होता है जी, भाई देखने में तो लगता है बहुत फटेगा, लेकिन जब आप उसको फोड़ेंगे ना तो उसमें से आवाज़ भी नहीं आएगी। गीला पटाखा, या इसको बोल सकते हैं ऊंची दुकान फीका जो है पकवान, डैम्प स्क्विब। देखने में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब चलाया इसको तो गीले पटाखे की तरह निकला। ऊंची दुकान थी लेकिन फीका पकवान निकला। नाम बड़े दर्शन छोटे। तो इस ईडियम को याद रखें आप, डैम्प स्क्विब को। चलो लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, नरिश। नरिश का मतलब होता है पोषण करना, किसी चीज़ को नर्चर करना, पालना पोसना। ट्रेड इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू नरिश द टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। व्यापार जो है बहुत ही अच्छा उपाय है, टूल है, पोषण देने के लिए, नर्चर या नरिश करने के लिए रिश्तों को दो कंट्रीज़ के बीच में। अब पोषण देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं अपने पास। फीड, चेरिश, कल्टीवेट या एनकरेज, सारे इसके सिनोनिम है। नरिश नाम का वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे। तो 3-4 हो गए पुराने आपका रिवीजन, और 3-4 हो गए नए वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से आपको एक समरी दे दें आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि पिछले 20 सालों में इंडिया ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। अब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी को हल्के में लेना आसान नहीं होता। तो जिन कंट्रीज से 20 साल पहले हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, आज की डेट में उनसे रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। उन्हीं में से एक देश है यूएसए। पिछले 10 सालों में यूएस ने इंडिया के साथ में बहुत सारे ट्रेड और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को अंजाम दिया है। लेकिन ये सारे सिक्योरिटी और ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी खतरे में आ गए हैं जब से यूएस ने पाकिस्तान को एक F-16 फाइटर जो है डील ऑफर की है। अब इस डील में क्या होगा, यूएस पाकिस्तान के ये पुराने F-16 फाइटर्स को मॉडर्नाइज करेगा, इनको अपग्रेड करेगा। अब इस वजह से इंडिया यूएसए से खफा है, क्योंकि पाकिस्तान का क्या काम होता है, इन फाइटर जेट्स को इंडिया के खिलाफ ही यूज़ करना होता है वक्त आने पे। तो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट इससे हर्ट हो रहे हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस पूरी घटना से हमारे रिश्तों में फ़र्क आएगा इंडिया और यूएस के, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि अपने सिक्योरिटी टाइज को कम से कम बचा के रखें। काफ़ी आगे हम निकल आए हैं, पाकिस्तान फैक्टर की वजह से दोनों के टाइज ख़राब नहीं होने चाहिए। आज की टोन है सजेस्टिंग, सरकार को सजेशन दे रहा है यूएस और इंडिया की। शुरू करें अब आर्टिकल को। चलो सबसे पहले कहानी बताएगा आपको। कह रहा है इंडिया इज़ अंडरस्टैंडेबली अपसेट विद द यूएसएस
डिसीजन टू रीफर्बिश द F-16 फाइटर फ्लीट ऑफ पाकिस्तान। कह रहा है इंडिया जो है अपसेट है अंडरस्टैंडेबली। अंडरस्टैंडेबली एक एडवर्ब है, पीछे LY आ रहा है, इसका मतलब है समझे जा सकने वाले तौर पे। कह रहा है इंडिया अपसेट है समझे जा सकने वाले तौर पे, और किसके साथ में अपसेट है? अमेरिका के डिसीजन के साथ में। कौन सा डिसीजन भाई? जो डिसीजन है रीफर्बिश करने का, मेंटेन या रिपेयर करने का, और किसको? पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट को। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, F-16 फाइटर जहाज़ों के बेड़े को, और ये बेड़ा किसका है? ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। सिंपल सेंटेंस है। इंडिया अपसेट है यूएस के डिसीजन से, जिस डिसीजन में पाकिस्तान के F-16 जेट के बेड़े को मॉडर्नाइज या रिपेयर या रिफर्बिश किया जाएगा। इंडिया सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब। अंडरस्टैंडेबली यहाँ पे एडवर्ब हो गई। यूएसएस को आप यहाँ पे इसको हटा के भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे यूएस डिसीजन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंट्री का नाम आ रहा है। कंट्री के नाम को हमेशा पॉजेसिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इंडियाज़ डिसीजन या इंडिया डिसीजन एक ही बात है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। फ्लीट का मतलब होता है जहाजी बेड़ा। अगर किसी कंट्री के नेवी या एयरक्राफ्ट या एयरफोर्स के जो शिप्स हैं या जहाज़ हैं, उनके पूरे ग्रुप को देखें तो उसको बोलते हैं फ्लीट। समझ में आ गया? जहाज़ों के, चाहे समुद्री जहाज़ हो चाहे उड़ने वाले जहाज़ हो, उनके ग्रुप को बोलेंगे फ्लीट। अब ये जो आपने वन वर्ड सीखा है फ्लीट, इससे मिलते जुलते 2-3 वन वर्ड्स और हैं। एक है फ्लोटिला, एक है कैश, एक है कॉन्स्टेलेशन। सभी लोग एक ट्राई दें इसको, फिर इनके मीनिंग आपको करवाते हैं ताकि आपको याद रहेंगे। चलो सबसे पहले फ्लोटिला पे आ जाओ। एक जहाजी बेड़ा, लेकिन किसका? छोटी नावों का। अ ग्रुप ऑफ एक सेकंड रुकना, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बोट्स। ये फ्लोटिला एक फ्लोट करने वाला बेड़ा होता है, छोटी छोटी बोट्स का जो फ्लोट करें, मछुआरों की बोट्स हो, उनको बोलते हैं फ्लोटिला। कैश का मतलब होता है हथियारों का जखीरा। अ सीक्रेट कलेक्शन ऑफ वेपन्स। वेपन्स को आर्म्स भी बोलते हैं, हथियारों को तो कलेक्शन ऑफ आर्म्स। कॉन्स्टेलेशन बड़ा अजीब सा वर्ड है, इनका हथियारों से कोई कनेक्शन नहीं है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो ग्रुप के लिए 3 वन वर्ड्स हैं, इनको याद रखें। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ करेंगे वन वर्ड्स को। कह रहे द फ्लीट हैज़ बिन द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स सिंस द अर्ली 1980s। कह रहे ये जो जहाजी बेड़ा है F-16 फाइटर जेट्स का, ये बैकबोन रहा है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, सबसे बड़ा डिपेंडेबल सपोर्ट पाकिस्तान की एयरफोर्स का। और कब से भाई? सिंस द अर्ली 1980s की शुरुआत से, शायद 1982-84 के आसपास पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट्स मिले थे। अब कोमा लगा कह रहे अपग्रेडेड एंड रिप्लेनिश्ड पीरियोडिकली। कह रहा है और यही फ्लीट जो है ना, ये हैज़ बिन अपग्रेडेड है, इसको अपग्रेड भी किया गया है, एंड इट हैज़ बिन रिप्लेनिश, इसको रिप्लेनिश भी किया गया है पीरियोडिकली। समझ में आ रहा है? तो फ्लीट की 2 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है हैज़ बिन, फ्लीट ऐसा रहा है। दूसरी वर्ब है हैज़ बिन अपग्रेडेड, और तीसरी वर्ब है पैसिव वॉइस में ही हैज़ बिन रिप्लेनिश्ड। अपग्रेड करना या रिफर्बिश करना या मॉडर्नाइज करना या ओवरहोल करना, चारों का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ को रिपेयर करके अच्छे हालात में लाना। रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को रीस्टॉक करना। अगर एक जहाजी बेड़े में एक प्लेन कम हो गया तो एक प्लेन और डाल देते हैं। इस तरीके से इस बेड़े को बना करके रखा यूएस ने पीरियोडिकली। और आगे बढ़े, कह रहा है एज द पार्टनरशिप between the two countries grew over the years, including and particularly in the defense sector. India continuously raised its concerns on this account with the US interlocutors. कह रहे जैसे जैसे जो पार्टनरशिप है, जो रिश्ता है दोनों ही देशों के बीच में, किस किस के बीच में? यूएस एंड पाकिस्तान। कह रहे जैसे जैसे ये जो पार्टनरशिप है दोनों के बीच में ग्रो हुई पिछले कई सालों के दौरान, कह रहे जिसमें शामिल है और जिसमें खास करके शामिल है, इंक्लूडिंग एंड पर्टिकुलरली है डिफेंस सेक्टर। कह रहे जैसे जैसे ये हुआ तब क्या हुआ जी? इंडिया ने लगातार रेज किया, उठाया इसके कंसर्न्स को, चिंताओं को इस मुद्दे पे ऑन दिस अकाउंट। और किसके साथ में उठाया? ये कंसर्न्स उठाए यूएस के इंटरलोक्यूटर्स के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में जिनके जरिए यूएस से इंडिया बात करता है। तो यूएस से तो सीधे बात नहीं हो सकती, सीधे बात नहीं होने का मतलब यूएस तो एक कंट्री है ना, यूएस के जो लोग यहाँ रहते हैं, यूएस का एम्बेसडर है और जो एम्बेसडर का असिस्टेंट है, तो ये सब है इंटरलोक्यूटर्स, इंडिया और यूएस की बात करवाने वाले। तो बार बार इंडिया ने इनके साथ में अपने कंसर्न्स उठाए हैं। चलो, पार्टनरशिप की वर्ब है ग्रू। एज पार्टनरशिप ग्रू, जैसे जैसे पार्टनरशिप ग्रो करती गई।
इंडिया की वर्ब है रेस्ड। इंटरलोक्यूटर आप समझ गए, जो लोग लोक्यूट करवाएं, बीच में आकर के बातचीत करवाएं इंटर होकर के, है ना, वो एजेंट्स जो बातचीत को फैसिलिटेट करते हैं दो पार्टीज के बीच में। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस हैव मेंटेन्ड दैट द डिफेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान विच इज अ मेजर नॉन नेटो अलाई इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। कह रहा है एक के बाद एक आने वाले जो यूएस के प्रशासन हैं, जो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया है, इसी बात पे वो अड़े रहे हैं। किस चीज़ पे भाई? दैट वो ये कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ में अमेरिका की, और वो पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा अलाई है यूएस का, मेजर नॉन नेटो अलाई है, नेटो वाला अलाई नहीं है, नेटो से बाहर है लेकिन फिर भी अलाई है। कह रहा है ये पार्टनरशिप है ना, ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, एक बड़ा ही गंभीर हिस्सा है यूएस की अंतर्राष्ट्रीय जंग का, ग्लोबल वॉर का, जो है टेरर के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। कह रहा है अ पॉइंट कंटेस्टेड बाय इंडिया, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको कॉन्टेस्ट किया जाता है, डिस्प्यूट किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो यूएस की सरकारें क्या बोलती आ रही हैं कि हम तो पाकिस्तान को इसलिए देते हैं ये सारे वेपन ताकि हमारी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चल सके, है ना, लेकिन इंडिया क्या बोलता है कि पाकिस्तान ही टेरर का सोर्स है ना, एक टेरर स्टेट है, तो आपके हथियार जो है पाकिस्तान टेररिज्म में यूज़ करता है। तो इस पॉइंट को हम कॉन्टेस्ट करते हैं, आपकी इस बात से हम समझ गए, आपकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब है डिस्प्यूट करना, डिबेट करना, क्वेश्चन करना किसी चीज़ के ऊपर। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक आने वाली, है ना, पहले वो आई, फिर ये आई, फिर इसकी सरकार। एडमिनिस्ट्रेशंस की वर्ब है हैव मेंटेन्ड, डिफेंस पार्टनरशिप की वर्ब है इज़, विच आया पाकिस्तान के लिए, इसकी वर्ब है इज़। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन 2016 द यूएस कांग्रेस स्टॉल्ड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशंस मूव टू गिव मोर F-16 फाइटर्स टू पाकिस्तान। कह रहे 2016 के अंदर यूएस की जो कांग्रेस है, अब ये कांग्रेस का मतलब वहाँ की कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब है वहाँ की पार्लियामेंट। तो 2016 में अमेरिका की संसद ने, कांग्रेस ने स्टॉल कर दिया। स्टॉल का मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन्ड करना। इन्होंने आगे के लिए टाल दिया, और किसको? ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन की उस हरकत को, मूव को, जो थी दे देने की, गिव कर देने की और ज़्यादा F-16 फाइटर्स को, और किसको? पाकिस्तान को। तो 2016 में भी एक ऐसा मामला आया था जब ओबामा चाहते थे कि पाकिस्तान को F-16 और दिए जाएं नए वाले, तब तो वहाँ की पार्लियामेंट ने ओबामा को ही मना कर दिया कि आप प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, लेकिन हमारे हिसाब से इंडिया से रिश्ते बिगाड़ना अच्छी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान को फाइटर जेट्स नहीं देंगे। कांग्रेस की वो होगी स्टॉल। स्टॉल आप जानते हैं किसी चीज़ को रोकना, है ना, रोकना या डिले करना, पोस्टपोन करना, डिले या प्रिवेंट करना। चलो और आगे बढ़ो। कह रहा है इंडियाज एप्रीहेंशंस केम ट्रू इन February 2019, अ डे आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक बाय द इंडियन एयरफोर्स व्हेन पाकिस्तान डिप्लॉयड इट्स F-16 टू टारगेट इंडियन मिलिट्री बेसिस क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। कह रहा है इंडिया की, नई दिल्ली के या इंडिया की जो एप्रीहेंशंस हैं, एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर और डाउट्स, तो नई दिल्ली के जो शक हैं और डर हैं, ये सब सच हो गए, कम ट्रू हो गए फरवरी 2019 में। अच्छा जी, तब क्या हुआ था? कह रहे ये दिन था एक दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो स्ट्राइक की गई थी। कह रहा तब जब पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिया इसके F-16 फाइटर्स को, और किस लिए? टारगेट करने के लिए इंडिया के मिलिट्री बेसिस को, और वो मिलिट्री बेसिस जो क्लोज थे लाइन ऑफ कंट्रोल के, LOC के। तो इंडिया को हमेशा से ही पता है कि ये सारे F-16 कहीं और यूज़ नहीं होंगे, ये इंडिया पे ही यूज़ करने के लिए यूएस से पाकिस्तान में आ रहे हैं। और यही डर, यही एप्रीहेंशन इस दिन जब वो है प्रूव हो गए हमारे, जब पाकिस्तान ने F-16 इंडिया के ऊपर तैनात कर दिए। एप्रीहेंशंस की वर्ब है कम ट्रू, केम ट्रू। केम ट्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का सच होना। एप्रीहेंशन आप जानते हैं फियर और डाउट। पाकिस्तान की वर्ब है डिप्लॉयड। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, किसी भी चीज़ को काम पे लगाना। एयरफोर्स है इंडिया की, तो इंडिया का आई बड़ा, ए का एयर बड़ा, एयर का ए बड़ा और फोर्स का एफ बड़ा, द आगे लगा हुआ है, सरकारी संस्था का नाम है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे द लगना ठीक है या गलत है? यह है एक बॉर्डर का नाम, LOC, एक जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो जब इंडिया के आगे द नहीं आता, नई दिल्ली के आगे द नहीं आता, पाकिस्तान के आगे द नहीं आता, तो बॉर्डर के आगे द कैसे लग गया? जल्दी से एक बार अपना आंसर सोच लो, फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपको करवा देते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट ये है कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आगे कभी भी द को ना लगाएं, सिवा इन 3 केसेस के जो हैं एक्सेप्शंस। पहला केस है इमेजिनरी लोकेशंस का, ऐसी लोकेशंस जो हमने अपने मन से सोच ली हैं।
है नहीं नक्शे पे, हमने बना दी हैं, उन लोकेशंस के आगे हमेशा आपको द लगाना होता है। अब ये कौन सी लोकेशंस हो सकती हैं? जैसे कि आपने लाइंस का नाम सुना होगा, इक्वेटर, एक सेकंड रुकना है ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है ना, भूमध्य रेखा। फिर आपने बॉर्डर्स के नाम सुने हैं जैसे कि LAC है ना, LOC। ये सब चीज़ें क्या हैं, हमने अपने मन से सोची हुई हैं, वैसे नक्शे पे नहीं है, तो इनके आगे हमेशा द को लगाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल। इसी तरीके से वेस्ट, द वेस्ट का मतलब है सभी के सभी पश्चिमी देश है ना, द ईस्ट का मतलब है सभी के सभी पूर्वी देश। तो अगर W बड़ा कर दें और या E बड़ा कर दें तो समझ लेना पश्चिमी पूर्वी देशों की बात हो रही है, और ये भी इमेजिनरी लोकेशंस हैं। तो इनके आगे हमेशा आप द लगा हुआ देखेंगे। फिर द लगाना है सारे बॉर्डर्स के आगे, LAC, LOC, डोरंट लाइन, जितनी भी लाइन्स हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं दुनिया के अंदर, ये भी इमेजिनरी हैं। बॉर्डर तो इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने तो नहीं बनाए थे। फिर द लगाना है प्लूरल नेशंस के नाम के आगे, ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में प्लूरलिटी है, या तो उनके नाम में यूनाइटेड आता है जैसे कि UAE है ना, जैसे कि US, जैसे कि UK, और या फिर उनके अंदर S लगा हुआ है नाम के पीछे, जैसे कि मॉलडीव्स, पीछे S आ रहा है, जैसे कि बहामास, फिलीपींस। जिनके पीछे S मिले वो प्लूरल कंट्रीज़ हैं और उनके नाम के आगे द आप लगाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। इक्वेटर पासिस थ्रू सेवरल इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ द एशिया इंक्लूडिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इक्वेटर जो है पास थ्रू करती है, क्रॉस करती है कई सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रियों को एशिया की, जिसमें शामिल है LAC भी। सबसे पहली चीज़, इक्वेटर के आगे द लगना चाहिए ना। एशिया के आगे का द निकल जाना चाहिए। एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, नहीं आएगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक बॉर्डर है, इसके आगे भी द को लगाना चाहिए। तो इस तरीके से द की कहानी को आपको याद रखना है इस फॉर्मूला के जरिए। यहाँ द लगा देता हूँ मैं, और इसी द को मैं यहाँ भी ऐसे लगा देता हूँ, द इक्वेटर, और इस द को निकाल देना है एशिया से पहले। वैसे ही मॉलडीव्स इज़ एन आइलैंड नेशन इन सदर्न हेमिस्फीयर। मॉलडीव्स जो है एक टापू वाला देश है, आइलैंड देश है सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो मॉलडीव्स, पीछे S आ रहा है, प्लूरलिटी आ रही है, तो यहाँ पे द लगा दो, बिना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध भी एक इमेजिनरी लोकेशन है। ग्लोब के दक्षिणी हिस्से को, सदर्न हिस्से को हम दक्षिणी हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो इसलिए द सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ आगे करें। द इंडियन आर्मी रिकवर्ड डिब्री ऑफ द एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर्ड बाय द F-16। इंडियन आर्मी ने रिकवर भी किया डिब्री को, यानी मलबे को, एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का, और वो मिसाइल जो फायर की गई थी पाकिस्तान के F-16 के द्वारा। तो इन्होंने एक मिसाइल भी फेंकी थी, उसका मलबा भी हमें मिला। आर्मी की वो रिकवर्ड, डिब्री का मतलब है मलबा, रैकेज या समझ गए ना, रबल। चलो डिब्री में एस साइलेंट होता है। कह रहा है ऑन September 7th द US डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी नोटिफाइड a possible foreign military sales worth $450 million for engine, electronic warfare and other hardware and software upgrades and spares for Pakistan's F-16s। कह रहे सितंबर 7 को अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी, अमेरिका की वो एजेंसी जो कि डिफेंस सिक्योरिटी को देखती है, द लगा हुआ सरकारी एजेंसी है। कह रहे इसने नोटिफाई किया, ऐलान किया, सबको बताया। और क्या बताया? एक पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल्स को, एक पॉसिबल विदेशी किसी देश को मिलिट्री की सेल्स को। और ये सेल्स कितनी है? ये सेल्स है वर्थ $450 मिलियन की। और किस किस के लिए? एक तो है इंजन के लिए, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, और तीसरा है दूसरे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अपग्रेड्स और स्पेयर्स के लिए। स्पेयर्स का मतलब होता है स्पेयर पार्ट्स, है ना, पुर्जे। अपग्रेड्स आप जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए $450 मिलियन की सेल पाकिस्तान को की जा रही है फॉर पाकिस्तान F-16, इनके जहाजी बेड़े के लिए। इस एजेंसी की वर्ब है नोटिफाइड। ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे। वॉरफेयर का मतलब होता है वॉर में लड़ने का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अपग्रेड किया जाएगा इन F-16 के। कैसे ये वॉर में काम आएंगे, इस पूरे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके US जो है पाकिस्तान को देगा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देखेंगे, पहले आपसे पूछेंगे फिर आपसे बताएंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आए, चीज़ें याद रहें। ये ट्रिगर वर्ड्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इन वर्ड्स को देख करके कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, मशीनरी, है ना, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ब्रेड, पेपर, एडवाइस। चलो देखो, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं या प्लूरल लगते हैं, काउंटेबल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड्स होते हैं अनकाउंटेबल। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
इक्विपमेंट, रिसर्च, आर्टिलरी, ज्वेलरी, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, पेपर और ऐड कर दो इसमें एडवाइस। इन वर्ड्स को कभी भी आप काउंट नहीं करते हैं। आपको देख के लग रहा होगा मैं काउंट कर सकता हूँ, 2 एडवाइस, 3 एडवाइस, 2 इन्फॉर्मेशन, 5 इन्फॉर्मेशन, 1 इक्विपमेंट, 5 इक्विपमेंट, लेकिन कभी भी ये वर्ड्स कभी भी काउंट नहीं किए जाते हैं। अब देखो आपको दिखाएंगे इन सेंटेंसेस के जरिए कैसे इस रूल को अप्लाई करना है। वी नीड टू बाय 3 एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स टू मैनेज आवर अकाउंट्स। हमें ज़रूरत है बाय करने की 3 बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर्स को अपने अकाउंट्स को मेंटेन या मैनेज करने के लिए। अब देखो सॉफ्टवेयर्स ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। सॉफ्टवेयर एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल है ये, ठीक है। तो पीछे का इसका एस निकाल दो। अब दिमाग में सवाल ये आएगा कि सर 3 तो खरीदने हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर के आगे का एस निकाल दिया तो 3 को कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? सॉफ्टवेयर लगाने से तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को अपने 1 2 3 से गिनते भी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम बनाई हुई है, पीसीज ऑफ। तो मैं लिख दूंगा 3 पीसीज ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन वर्ड्स पे काम करना है आपको। दीज 2 इक्विपमेंट्स हैव बीन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूके। इन दोनों उपकरणों को यूके से इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया है। इक्विपमेंट्स नाम का वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, इक्विपमेंट वर्ड का प्लूरल नहीं बन सकता, ये अनकाउंटेबल है ना। तो इसलिए इसका एस निकाल देंगे और 2 को जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे 2 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। वैसे ही द कंपनी हैज़ बीन कंडक्टेड 2 डिटेल्ड रिसर्चेज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। कंपनी जो है कंडक्ट कर रही है 2 बड़ी डिटेल में रिसर्चेज को कोविड-19 वैक्सीन्स के असर की, इफेक्ट्स की। अब रिसर्चेज 2 हैं, बात आपकी सही है, लेकिन रिसर्च को प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ लिखेंगे रिसर्च और यहाँ लिखेंगे 2 डिटेल्ड पीसेज ऑफ रिसर्च। रिसर्च के लिए एक और स्पेशल वर्ड आता है प्रोजेक्ट। 2 डिटेल्ड पीसेज या 2 डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ भी वही हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कई सारे हैं, अदर हैं, लेकिन फिर भी इनके आगे एस को हम नहीं लगाएंगे। चलो करे दो इट सेड दैट द प्रपोज सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज, वेपन्स और म्यूनिशंस। द मूव क्लियरली मार्क्स अ थॉ इन द यूएसएज एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। कह रहा है हालांकि इसने कहा कि जो प्रपोज्ड सेल है ये इंक्लूड नहीं करती है, इसमें शामिल नहीं है, और क्या किसी भी तरह की नई कैपेबिलिटी और या फिर कोई नया वेपन या फिर कोई नया असला। म्यूनिशन का मतलब होता है किसी तरह का हथियार, वेपन का ही सिनोनिम है म्यूनिशन। कह रहा है हालांकि यूएस ने कहा कि इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं करेंगे, नया वेपन F-16 में नहीं डालेंगे, फिर भी ये जो मूव है अमेरिका की साफ तरीके पे मार्क करती है, निशान बनती है एक नरमाई का रिश्तों में थॉ का। थॉ का मतलब है रिश्तों में नरमाई, रिलैक्सेशन, सॉफ्टनिंग या वार्मथ, और किसमें? अमेरिका के एटीट्यूड में पाकिस्तान की तरफ, टुवर्ड्स पाकिस्तान। सिंपल सेंटेंस है, इट की वर्ब है सेड, इट का मतलब है यूएस से, सेल की वर्ब है डज नॉट इंक्लूड, मूव की वर्ब है मार्क्स, थो का मतलब होता है रिश्तों में नरमाई, वार्मथ या सॉफ्टनिंग। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा इंडिया की प्रॉब्लम इस पूरी सिचुएशन से क्या है। कह रहा है द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ चोजन टू मेंटेन इट्स साइलेंस ऑन द इशू। कह रहा है जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जयशंकर साहब की, कह रहा है इसने चूज़ किया है मेंटेन करना, बनाए रखना अपनी चुप्पी को, अपनी खामोशी को, साइलेंस को, इस पूरे मुद्दे पे ऑन द इशू। कोमा लगा कर रहा है अनलाइक इट्स पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ समनिंग द यूएस एम्बेसडर इन 2016। कह रहा है बिल्कुल उल्टा, अनलाइक इसके उस पब्लिक एक्सप्रेशन से, पब्लिकली इसके उस एक्सप्रेशन से जो था सम्मन कर लेने का, बुला लेने का अमेरिका के एम्बेसडर को सन 2016 के अंदर। तो 2016 में जब ऐसी सिचुएशन आई थी तो हमने यूएस एम्बेसडर को समन किया था, उसको बुला के पूछा था कि आपका देश ऐसी उल्टे सीधे काम क्यों करता है। इस बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं बोला है, बस अपनी चुप्पी, साइलेंस को, खामोशी को बना करके रखा है। मिनिस्ट्री सरकारी है तो ई बड़ा, ए बड़ा, एम बड़ा, आगे द लगेगा सरकारी मिनिस्ट्री के आगे। वर्ब है इसकी हैज़ चोजन, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपना, समझ गए ना, अभिव्यक्ति। आप किसी को कुछ बताते हो आपके अंदर की बात, तो वो आपका एक्सप्रेशन होता है। चलो यूएस एम्बेसडर द लगा के अमेरिका का एम्बेसडर है। कह द यूएस मूव स्ट्रेन्स इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया विच हैज़ बिन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स। कह रहे यूएस की जो हरकत है ये स्ट्रेन करती है। स्ट्रेन का मतलब होता है गला घोटना। इन रियलिटी स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ का दम घोटना। तो ये मूव जो है ना, दम घोट देगा, तनाव में ले आएगा इसके रिश्तों को, अमेरिका के रिलेशनशिप को इंडिया के साथ। और कौन से रिश्ते हैं, कौन सा इंडिया है? ये वो रिश्ते हैं जो कि मेक कर रहे हैं ग्रेट स्ट्राइड्स को, बड़ी बड़ी छलांगों को, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे दो इट इज़ नॉट विदाउट ऑब्स्टिकल्स, लेकिन फिर भी ये विदाउट ऑब्स्टिकल्स नहीं है। ये वो रिश्ता है जो बिना किसी, मतलब समझिए ना, ऑब्स्टिकल का मतलब है रास्ते का रोड़ा, तो इनके रास्ते के रोड़े तो काफ़ी फिर भी रहे हैं।
यूएस की मूव की वर्ब है स्ट्रेंस, विच आया है रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप विद इंडिया। ये वो रिलेशनशिप है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है ग्रेट स्ट्राइड्स के साथ में। स्ट्राइड का मतलब होता है बड़ा कदम, है ना, बड़े बड़े जो है फुट स्टेप्स। इट की वर्ब है इज, इट आया अगेन रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप में अड़चने, रास्ते के रोड़े काफ़ी रहे हैं। ऑब्स्टेकल, इनकम्बरेंस, स्टम्बलिंग ब्लॉक सब एक दूसरे के सिनोनिम में रास्ते के रोड़े के। स्ट्राइड मतलब बड़े बड़े लॉन्ग फुट स्टेप्स। चलो, कह रहा न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन हैव बीन स्किलफुली मैनेजिंग देयर डिफरेंसेस ओवर अफगानिस्तान, द क्राइसिस इन यूक्रेन एंड द लिंगरिंग थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस अंडर इट्स काटसा एक्ट। काटसा की फुल फॉर्म दी हुई है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। कह रहा है नई दिल्ली और जो यूएस है, वाशिंगटन है, ये बड़े ही स्किल के साथ में, कर्तव्य के साथ में, बड़ी ही एक्सपर्टनेस के साथ में मैनेज कर रहे हैं अपने फासलों को, डिफरेंसेस को अभी तक मैनेज करते आ रहे हैं। और किस किस चीज़ के ऊपर? कई सारे मुद्दों के ऊपर। पहला मुद्दा है अफगानिस्तान का, दूसरा मुद्दा है रशिया यूक्रेन के क्राइसिस का, और तीसरा मुद्दा है लगातार बनी हुई लिंगरिंग करती हुई थ्रेट का, जो है अमेरिका के सैंक्शंस की काटसा एक्ट के अंडर। तो इस तरीके से बहुत सारी अड़चनें आई, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने बड़ा स्किलफुली मैनेज किया है और अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है। वाशिंगटन एंड यूएस एंड न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन की वर्ब है हैव बीन मैनेजिंग, हैव बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये काम पास्ट में भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। लिंगरिंग का मतलब है लगातार सर पे मंडराती हुई, इम्पेंडिंग बोल दो, लूमिंग बोल दो, परसिस्टिंग बोल दो, है ना, लगातार कोई चीज़ बनी हो तो लिंगर करती हुई चीज़ होती है। काटसा एक यूएस का एक्ट है जिसमें अगर आप रशिया से कोई भी वेपन खरीदोगे तो यूएस आप पे सैंक्शन लगा देगा इस एक्ट के अंडर, ठीक है। तो काटसा एक्ट में इंडिया पे भी सैंक्शंस लगने वाले थे, लेकिन अल्टीमेटली नहीं लगाए गए। कह रहे वॉशिंगटन्स न्यू वार्मथ एंड इस्लामाबाद ऑल्सो कम्स amid a flurry of India US diplomatic and military engagements। कह रहे वॉशिंगटन की जो नई वार्मथ है, वार्मथ का मतलब होती है गर्म जोशी, है ना, गर्म जोशी। तो वॉशिंगटन की जो नई गर्म जोशी है पाकिस्तान या इस्लामाबाद के साथ, ये भी आती है बीचों बीच, अमिड एक फ्लरी के। फ्लरी का मतलब होता है सैलाब, एवलांश, एक सैलाब के बीच में आ रही है, और ये सैलाब है इंडिया यूएस की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट का। दोनों कंट्रीज़ डिप्लोमेटिकली कभी क्वाड में, कभी इंडो पैसिफिक में, कभी मिलिटरीली, कभी युद्धाभ्यास करती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट का सैलाब हो रहा है, और उसी सैलाब के बीच में अमेरिका ने अपनी गर्मजोशी इस्लामाबाद के लिए भी दिखा दी। वार्मथ की वर्ब है कम्स, फ्लरी का मतलब है सैलाब, इसको एवेलांश या कमोशन भी बोलते हैं, सडन सर्ज ऑफ समथिंग। चलो, कह रहा है इंडिया एंड द यूएस have committed to deepening defense and security cooperation, but the indulgence of Pakistan dampens that spirit। कह रहे अमेरिका और यूएस दोनों कमिटेड हैं, इस चीज़ को लेकर के वचनबद्ध हैं, तैयार हैं। और कौन सी चीज़ है भाई? डीपन करने की और गहरा करने की डिफेंस और सिक्योरिटी के कोऑपरेशन को, इन दोनों मामलों में अपने अपने सहयोग को। कह रहे लेकिन फिर भी जो इंडल्जेंस है पाकिस्तान की, इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी को इंडल्ज करना, किसी को एंटरटेन करना, है ना, किसी से बातचीत करना, इंगेज करना। कह रहा है जो इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की, जो इंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ में, ये पूरी स्पिरिट को, इस पूरी भावना को डैम्पन या एनकरेज करता है, सारी दोस्ती पे पानी फेर देता है यूएस का पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस। इंडिया यूएस की वर्ब है हैव कमिटेड टू, इंटेलिजेंस की वर्ब है डैम्पन्स। डैम्पन आप जानते हैं, किसी पे गर्मजोशी वाली चीज़ पे पानी फेरना, डिस्करेज करना। डैम्प स्क्विब नाम का इडियम भी आप देख चुके हो, ऊंची दुकान और फीका पकवान। चलो, अब आपसे एक सवाल है, कमिटेड टू, इसके बाद में लग रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? अभी कहीं और टू देखोगे तो उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, आई वॉन्ट टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू ईट। यहाँ पे कमिटेड टू के बाद में लगी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो कैसे पहचानोगे कि टू के बाद में क्या लगाना है? बड़ा आसान है, रोज़ एडिटोरियल क्लास में आओगे तो पहचान लोगे। अब ये देख लो फटाफट से फॉर्मूला। इन सभी फ्रेजेस में टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर किसी नाउन को आपको लगाना होता है, क्योंकि इन फ्रेजेस में टू जो है ना, वो एक प्रेपोजिशन है, एक इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है। जैसे एडमिट टू, जैसे कि कमिटेड टू, कमिटेड टू यही मिल जाएगा, देखो कमिटेड टू मिला, क्रिटिकल टू, की टू, लिंक्ड टू, रेस्ट्रिक्ट टू, एक और मिलेगा अमाउंट टू, दिख रहा है कहीं अमाउंट टू, ये भी आगे आएगा। चैलेंज टू, विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू। टू जो है यहाँ पे ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन का समझ गए ना, प्रेपोजिशन है। इसके बाद में एक आपको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना होगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है, और या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसलिए इन फ्रेजेस के बाद में नाउन लगाएं या वी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करें। तो इन फ्रेज का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, बार बार इनको देखना है, जब जब ये मिले रिवाइज करना है, सारे फ्रेज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे।
इसलिए कमिटेड टू के बाद में डीपनिंग लिखा है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लगाया। कह रहे, एक सेकेंड रुकना। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड ट्राइड टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर डुप्लिसिटी इन इट्स अप्रोच टूवर्ड्स टेररिस्ट ग्रुप्स। कह रहे ट्रम्प का जो प्रशासन था उसने कोशिश किया था कि पाकिस्तान को होल्ड करे अकाउंटेबल, पाकिस्तान को बनाए जिम्मेदार, और किसके लिए? इसकी डुप्लिसिटी के लिए, इसके दोगलेपन के लिए, बिगोटरी के लिए जो इसकी अप्रोच है, और किसके लिए? टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ, टुवर्ड्स टेररिस्ट ग्रुप्स। और कौन से ग्रुप्स हैं? ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी, इसकी खुद की मिट्टी से ऑपरेट करने वाले। और कह रहे जो ये पूरी चीज़ है ना, विच अमाउंट्स टू रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, ये पूरी चीज़ अमाउंट टू करती है, बराबर होती है इस ईडियम के, रन विद द हेयर हंट विद द हाउंड्स। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ओबामा जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने यही बोला कि आप जो है दोगलापन दिखाते हो टेररिस्ट ग्रुप्स की जब बात आती है उनको अप्रोच करते हुए, और वो ग्रुप जो आपकी मिट्टी से ऑपरेट कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप बिल्कुल इसी के बराबर काम कर रहे हो, आपका काम इस तरह का है। और इस ईडीएम का मतलब होता है दोनों तरफ जो है दोस्ती को बरकरार रखना। अमेरिका से पैसे ले लिए, पैसे लेकर के बोला कि टेररिस्ट ग्रुप्स को हम ख़त्म करेंगे, और टेररिस्ट ग्रुप्स को भी बोला कि चलो चलो आप तो अपना काम करते रहो, इंडिया के खिलाफ आप जो है दहशतगर्दी करते रहो। दोनों तरफ गुड रिलेशनशिप्स को बना करके रखा है, दोगलेपन को, इसको ट्रंप ने पहचाना था। आगे बात समझ में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैड ट्राइड, होल्ड समवन अकाउंटेबल मतलब किसी को जिम्मेदार बनाना, डुप्लिसिटी मतलब दोगलापन, बिगोटरी, विच की वर्ब है अमाउंट्स, विच आया है पाकिस्तान की अप्रोच के लिए। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना। अमाउंट टू में जो टू आ रहा है ये एक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद में रन नहीं रनिंग आएगा। देख रहे हो ना, अमाउंट टू इसके बाद में रन नहीं लिखोगे, रनिंग लिखोगे, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। चलो, ये रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड्स। हाउंड मतलब जंगली सुअर या जंगली कुत्ता, हेयर मतलब खरगोश। जंगल में खरगोशों से भी दोस्ती है और जंगली कुत्तों से भी दोस्ती है। कुत्ते और खरगोश एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन आपके सभी दोस्त हैं। डिप्लोमेटिकली आपने सबको अपना दोस्त बना रखा है अपने दोगलेपन के साथ। कैरेट 2, स्टे इन अफगानिस्तान, द यूएस नीडेड पाकिस्तान एंड नाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अफगानिस्तान इट नीड्स पाकिस्तान इवन मोर। बड़ी ही प्यारी सी लाइन लिखी है इस आर्टिकल में, इस एडिटर ने। कह रहा है अफगानिस्तान में रहने के लिए, स्टे करने के लिए अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की, यूएस नीडेड पाकिस्तान। और सेमी कॉलम लगा के बता रहा है, कह रहा है अब दूर रहने के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका को पाकिस्तान की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ना। एकदम पोएटिक लाइन है, एकदम कविता के जैसी। यूएस की वर्ब है नीडेड, इट की वर्ब है नीड्स। इट आया ऑफकोर्स यूएस के लिए। स्टे अवे फ्रॉम, स्टीयर क्लियर फ्रॉम, किसी से दूर रहना, है ना। कह रहे द यूएस, वाइल द यूएस मे हैव इट्स रीजन्स टू कीप पाकिस्तान ह्यूमर्ड एंड इंसेंटिवाइज्ड, इंडियाज कंसर्न्स आर इमीडिएट एंड रियल। कह रहे जहाँ यूएस के पास हो सकता है हो, मे हैव इट्स रीजन्स, अपने खुद के कुछ कारण। तो जहाँ यूएस के पास कुछ अच्छे कारण हो सकते हैं कीप करने के लिए, बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को, एक तो ह्यूमर्ड और दूसरा इंसेंटिवाइज्ड। ह्यूमर्ड का मतलब होता है गुड मूड में, अच्छे मिजाज में, खुश मिजाजी में, और इंसेंटिवाइज्ड का मतलब होता है एनकरेज्ड। तो यूएस के पास ज़रूर कुछ कारण हैं कि पाकिस्तान को खुश रखा जाए। कह रहे जहाँ ऐसा है। वहीं इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो भी इमीडिएट हैं और रियल हैं, वो भी सच हैं और बहुत ही नज़दीकी हैं। यूएस की वर्ब है मे हैव, इंडिया कंसर्न्स की वर्ब है आर। चलो, ह्यूमर्ड का मतलब है इन गुड मूड, अच्छे मिजाज के अंदर। कह रहे टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया हैज़ बीन पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी फॉर डेकेड्स। दहशतगर्दी इंडिया के खिलाफ रही है, हैज़ बीन रही है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी, सरकारी नियम, और किसके लिए? कई डेकेड्स के लिए, कई दशकों के लिए। कह रहे फार फ्रॉम सीकिंग अकाउंटेबिलिटी द यूएस इज़ रिवॉर्डिंग पाकिस्तान कॉमा। कह रहे बहुत दूर, फार फ्रॉम, ये चीज़ तो अभी भी बहुत दूर है। और कौन सी चीज़? सीक करना, मांगना, अकाउंटेबिलिटी को, जिम्मेदारी को। कह रहे जिम्मेदारी तो डिमांड करना दूर की बात है, अमेरिका अभी पाकिस्तान को रिवॉर्ड कर रहा है, उसको इनाम दे रहा है। और कोमला क्या कर रहा है? कहना एंड मोर ऑन द सेम लाइन्स मे बी इन द ऑफिंग। कह रहा है और भी ज़्यादा इसी तर्ज पे, ऑन द सेम लाइन्स। ऑन द सेम लाइन्स मतलब जो चल रहा है उसी तर्ज पे, उसी लाइन पे। कह रहा है और भी चीज़ें इसी तर्ज पे हो सकता है इन द ऑफिंग हो, अभी फ्यूचर में आप देखने वाले हो। इन द ऑफिंग, इम्पेंडिंग, इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, जो चीज़ अभी होने वाली है उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। सेंटेंस में एक गलती है, मोर की वर्ब होनी चाहिए मे बी, मे लिखा हुआ है ना, तो इसके बाद में आपको बेस फॉर्म लगानी है वर्ब की। अब वर्ब को याद नहीं रही, तो जब वर्ब ना आ रही हो तो आपको एक्टिव के अंदर मॉडल्स के बाद में बी को लगाना होता है ना। आई कैन
इट कैन बी, इट मे बी, मोर मे बी, है ना, तो मैं यहाँ पे बी लगाना शायद भूल गया। अब ये आर्टिकल मैंने रात में बनाया था, सुबह वाले न्यूज़पेपर में शायद बी आ गया हो, तो चेक कर लेना, वैसे ही गलती यहाँ पे मिल गई आपको। चलो, इन द ऑफिंग आपने देख लिया। इन द नियर फ्यूचर, कर इंडिया एंड द यूएस नीड टू वर्क to ensure that the spectacular gains made in bilateral ties are preserved and nourished। अमेरिका और यूएस को ज़रूरत है, और क्या, अमेरिका और इंडिया को ज़रूरत है कि वो वर्क टुगेदर करें, इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि जो स्पेक्टेकुलर गेंस, शानदार मुनाफे जो मेड किए हैं हमने दो तरफा रिश्तों में, बायलैटरल टाइज में, एक तो वो प्रिजर्व किए जाते हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं, और दूसरा वो नरिश किए जाते हैं, उनको और नर्चर किया जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है। दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है इन रिश्तों को ख़राब ना होने देने की। दोनों की वर्ब है नीड, गेंस की वर्ब है आर प्रिजर्व्ड एंड आर नरिश। नरिश का मतलब होता है कल्टीवेट करना, किसी चीज़ को नर्चर करना, है ना, पालना पोसना, बड़ा करना, सपोर्ट करना। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल है। अब आपका क्विज है, फटाफट से इसको देख लो। 6 क्वेश्चंस हैं, आपको हिंट दे देंगे। अंडरमाइन और अंडरगर्ड में क्या मीनिंग में फ़र्क होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फर्स्ट कमेंट में आंसर रख रहा हूँ 6 क्वेश्चंस के हिंट के साथ, वहाँ से चेक कर लेना दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के मीनिंग बताओगे तो फ़र्क निकल आएगा। सेकंड में आपसे पूछा है कलेक्शन ऑफ वेपन्स को क्या बोलते हैं, हथियारों के जखीरे के लिए वन वर्ड क्या है। थर्ड में आपसे पूछा है यूरोप, वेस्ट एशिया और ईस्ट, इनको कैसे यूज़ करोगे, द के साथ या द के बिना, तो चेक कर लेना। और फोर्थ में आपसे पूछा है ये वर्ड्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, मशीनरीज, आर्टिलरीज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, तो सही वर्ड को सही फॉर्म में आपको यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट भी आप कर चुके हैं। 5वां और 6वां एरर पे बेस्ड है। 5वें में आपसे पूछा है की टू, ये वर्ड में टू कैसे काम करता है, तो चेक कर लो, यहाँ पे शायद एक एरर आपको मिल जाए। और दूसरा मिलेगा आपको ऑन द ऑफिंग नाम के फ्रेज़ में, शायद इस फ्रेज़ को गलत तरीके से यूज़ किया गया है, इस फ्रेज़ की सही फॉर्म को आपको निकालना है। हिंट्स दे दिए हैं, आउट ऑफ 6 कम से कम 5 मार्क्स मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट कमेंट में जाओ, इसी वीडियो के नीचे जाकर के चेक करो, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करो, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट से बताना। साथ ही कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, फ़ायदा ले सकते हैं, बस ध्यान यही रखा करो कोर्सेज को लास्ट मोमेंट पे नहीं लेना है, 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना कम से कम अपने आप को दो। एसएससी बैंकिंग के कोर्स को अपडेट किया जा रहा है, बहुत सारी वोकैब की और दूसरी वीडियोज़ को ऐड किया जा रहा है। चलिए, मुलाकात होगी कल। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम से बात करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।